तो मैथ्स का जो कोर्स है ना 2023-24, इसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत सी चीज़ें बदल गई। पहले के समय किताब में 16-15 के आसपास प्रश्नावली होती थी, प्रायिकता वाली। तो आसान आसान जो चीज़ें हैं ना वो हटा दी गई है। ये बात तुम नहीं जानते हो? जो चीज़ें आसान थी ना वो तब उनको कम कर दिया गया है। ये तुम्हें पता होगा, जैसे रचनाओं वाला टॉपिक होता है, कितना आसान है, हम आराम से बना लेते हैं और उसके 6-7 नंबर अपन को आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा एक प्रायिकता, प्रायिकता में बिल्कुल लैंग्वेज लिखना बहुत ही आसान था, नंबर लाने का बिल्कुल इजी तरीका था प्रायिकता का, समझे? और कौन कौन सी ऐसी इजी प्रश्नावली कोई याद आ रही है तुम्हें? बताओ उसके। हम्म? संख्या रेखा का भी। हम्म? हाँ, ग्राफ से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्नावलियां तुम्हारे थी। अब उन्होंने क्या किया कि इजी प्रश्नावलियों को क्या कर दिया है, हटा दिया है। रही रही अब तुम्हारे बहुत सारी दिक्कतें। पहले क्या, हम उसमें से पास होने का मटेरियल ढूंढ लेते है ना, हम ऐसे ढूंढ लेते थे कि भाई हमको पास होना है, हमारे पास टेक्निक है पास होने की, और हम एक प्रायिकता वाली ले लेते, एक रचना है, ऐसी प्रश्नावलियां हम लेके अपना गुजारा चला लेते थे। अब उन्होंने लगभग ये तुम्हारे 13 या 12 ही बची है, लगभग 3 प्रश्नावलियां उन्होंने क्या किए, हटा दी। हटाई थी वो इजी थी, यानी कि सिलेबस कम हुआ है लेकिन मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब कम मटेरियल है तो उसको अपन को समझने में ज्यादा समय देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अब सबसे पहले हम मैथ्स में जो तुम्हारे जितने भी सिलेबस है, 13 लेसन है, उन 13 लेसन के मतलब कुछ कुछ टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्या है कि हम इंट्रोड्यूस हो जाए और थोड़ी बहुत उन टॉपिक से दोस्ती कर ले, फिर बाद में उनको आसानी से हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है? जैसे पहले मैथ्स की बुक अगर हो तो उसको ओपन कर सकते हो, और नहीं है तो भी अब मेरे यहाँ से समझ लो, मैं समझा देता हूँ। ठीक है? अपने सिर्फ आज विषय सूची निकालो, अगर मैथ्स की बुक हो तो विषय सूची निकाल के बैठ जाओ, तो थोड़ा सा अपना आज डिस्कस कर लेते हैं। विषय सूची को किताब है तो निकाल लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब सबसे पहले जो प्रश्नावली दे रखी है उसमें है का नाम है संख्या पद्धति। ये तुम्हारे है ना, मैंने जैसे 12 का एक देखा था, जैसे पॉलिटिकल में कहीं कहीं तो पूरे चैप्टर उड़ा रखे थे, और कहीं कहीं चैप्टर के कुछ पार्ट उड़ा रखे थे। तो अपन को क्या है कि अगर पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने क्रिटिकल वो रहता है। अब हमारे पास नई किताब है तो अपन को कोई दिक्कत है ही नहीं है। बाकी पुरानी किताब से अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिलेबस नहीं हमेशा लेके बैठना है। सारी किताबें नहीं है तुम्हारे, किसी का पुरानी तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले है हमारे सामने संख्या पद्धति ना। अब संख्या पद्धति को कितने भागों में बांट रखा है? 6 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले भूमिका, भूमिका में इसके बारे में सामान्य जानकारी दे रखी है, और अगर भूमिका को हम अच्छे से पढ़ लेते तो हमें संख्याओं के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है। फिर अब इसके कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या है। ये क्लास हमने पहले ले ली थी जिसमें देखा था अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, या फिर सीधे कीजिए अपरिमेय संख्या, ये तुम्हारे 10th में आएगा। अभी तुम्हारे संख्या रेखा पर दिखाइए, रूट 2 को दिखाओ या रूट 5, 5 को दिखाओ, 3 को दिखाओ। ये चीजें भी हम आने वाले समय में करेंगे और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फिर तीसरा बिंदु इन्होंने दे रखा है वो है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ये प्रश्नावली मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दी है, तो अभी तक तुम्हें याद होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे नॉर्मली वास्तविक संख्या है ऋणात्मक धनात्मक जो संख्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा भी हमें पता है, अगर परिमेय संख्या के बारे में हम जानकारी है तो दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, है ना। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है, यहाँ तक अपन थोड़ा लेते हैं। तो फिर दे रखा है वास्तविक संख्याओं पर
संक्रिया है। अब संक्रिया यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, ये अगर हमें करना है तो हमें संख्याओं से संबंधित बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे पहले आती है सर्वसमीकाएं, जो अगली क्लास हमारी होगी वो वही होगी सर्वसमीका, यानी कि हम सभी सर्वसमीकाओं को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम सवाल पे मूव करेंगे ताकि क्या है कि आसानी से सवाल हो जाए। एक सवाल मैंने समझाया, फिर तुम करते जाओ, और कोई दिक्कत होगी तो हम उसको साथ साथ मिलके सोल्व कर लेंगे। समझ गए? ये तरीका। लास्ट में है तुम्हारे 1.5 में है वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम। तुमने देखा होगा एक प्रश्नावली जिसमें कुछ संख्या के ऊपर घात लगा रखी होती है, वो हल करना होता है। तो इससे संबंधित कुछ नियम पहले देख लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरी प्रश्नावली, क्या नाम है दूसरी प्रश्नावली का? बहुपद। इसके बारे में कभी तुमने सुना है क्या? जानकारी जानते हो? आओ देखें, बहुपद के बारे में जानते हो तो बताओ। नहीं जानते हो? बहुपद यानी बहुत सारे पद। अब पद किससे बनते हैं? समीकरण में होता है ये सारा। हमने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा रैखिक समीकरण का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है ये। इसमें क्या है कि जो हमने 8वीं में सर्वसमीकाएं देखी थी, सर्वसमीकाएं थी ना 8वीं में तुम्हारे, उन्हीं सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है, और कुछ अतिरिक्त सर्वसमीका भी इसमें हो सकती है, उनका प्रयोग करते हुए उन पदों का सोल्व करना रहता है। इसमें शायद LHS RHS जैसा भी कुछ होगा, पहले इस पद को हल करो फिर इसको करो, और फिर इनका भाग भी होगा, लास्ट में हटा दिया है, तब इन समीकरणों का इनमें भाग भी दिया जाता है बहुपदों का, ये भी देखना, अभी पता लग जाएगा। देखो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले यानी क्या होता है? जिसमें एक चर हो, अचर जो होता है उसका मान नहीं बदलता है और चर का मान बदल जाता है। ये पता है तुम्हें? बेसिक चीजें बिल्कुल। फिर है बहुपद के शून्यक, यानी कि शून्य यानी मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे पता करना रहता है। सही बात है कि अपने कोई भी समीकरण को हम हल कर रहे हैं तो मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे a = b, कोई भी रीडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग इनको सोल्व किया जाता है। करेक्ट है बिल्कुल। फिर दे रखा है बहुपदों के गुणनखंड। गुणनखंड में क्या करते हैं अपन, पूरा पूरा भाग देने की कोशिश करते हैं। इसमें पूरा पूरा भाग क्या होता है, जाता है, मतलब टुकड़े किए जाते हैं। नॉर्मली संख्याओं का पहले हम अभाज्य संख्या निकालते थे, वैसे ही इसमें होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें अलग रहता है क्योंकि चर और अचर दोनों साथ होते हैं इसीलिए। फिर लास्ट में इसमें दे रखा है बीजीय सर्वसमीकाएं। इसमें बीजीय सर्वसमीका जो कक्षा 8 में थी वही इसमें थोड़ी सी अपडेट करके दे रखी है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। फिर तुम्हारी तीसरी प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। ये थोड़ी सी तुम्हारा सरल पड़ती है। निर्देशांक ज्यामिति में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? इसमें x अक्ष वाला वही है, y अक्ष वाला भुज कोटि और विभिन्न बिंदुओं को यहाँ पे दर्शाना रहता है। प्रश्नावली कोशिश ये रखने की इसमें से अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो अपने गलत हो ही नहीं, हमेशा ये प्रश्न किया जाए बिल्कुल करेक्ट जाए, सही जाए। ठीक है। इसमें एक तो कार्तीय पद्धति दे रखी है। देखो इसमें भी बहुत कम मटेरियल रखा है इन्होंने, सिर्फ वो एक प्लस का अपन निशान बनाते हैं, है ना, उसमें x अक्ष y अक्ष को दिखाते हैं, तो वो चीजें रखी इन्होंने। बाकी पुरानी चीजें इसमें से भी रिप्लेस कर दी, हटा दी। पहले इसमें बहुत सारा था मटेरियल, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया है, वो चीज खत्म कर दी है। और फिर अगली प्रश्नावली है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। 8वीं में भी थी शायद एक चर वाले समीकरण, लेकिन यहाँ पे दो चर वाले दे दी है ना, जिसमें दो चरों का प्रयोग होता है और उनको अपन अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। बहुत सारी विधियां भी होती है इनको हल करने, विधियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल। समझ में आया? अब प्रश्नावली 9 है तुम्हारे लिए व्रत। व्रत के बारे में जानते हो? नहीं तो कोई प्रश्नावली छूटी तो नहीं? हाँ उनको डिस्कस। प्रश्नावली 5 देख लें। प्रश्नावली 5 में दे रखा है यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब इसमें जैसे कुछ अभिग्रहित होते हैं, कुछ अभिधारणाएं होती है, वो अगर हमें याद है, सिर्फ याद है, तो अपन को इनके नंबर
मिल जाते हैं, एग्जाम में नंबर इसके नहीं काटे जाते अगर हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा ये चीजें दे रखी है, परिभाषा, अभिग्रहित और अभिधारणा है, ये तीनों जिसके कंप्लीट है उसके इस प्रश्नावली में से नंबर आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगली प्रश्नावली है रेखाएं एवं कोण। अब इसमें क्या करना, बहुत सी जो रेखाएं होती है उसके बारे में जानकारी होती है, उन पर अलग अलग प्रकार के एंगल कोण बनाना, तो ये जानकारी तुम्हारे है। और ये प्रश्नावली भी ज्यादा कठिन नहीं है, अगर अपन थोड़ा सा आइडिया लगा के पढ़ते हैं तो आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है आधारभूत पद और परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसे प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़े बड़े, कठिन लेवल मतलब मीडियम लेवल पे देखे तो। फिर आता है कोणों के युग्म, इसमें हमें मतलब कोई रेखाएं खींच रखी है तो उस पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि 60 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, या विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं उनकी जानकारी हमें अलग से होनी चाहिए। फिर है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के बारे में हम जानते हैं कि बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, और वो अनंत तक कभी एक दूसरे छेद नहीं करती है, मतलब फ्लो में चलती है, जैसे ट्रेन की पटरियां, ऐसे समझ सकते हैं, कभी नहीं मिलती है ना ट्रेन की पटरियां, के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, बराबर, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। फिर अगले प्रश्न आ गया त्रिभुज। अब इसमें सर्वांग के नियम आते हैं। सर्वांग समता क्या होती है, जैसे कभी कभी एक एक होती है वो भी मैच खा जाती है, कभी एंगल मैच खा जाता है, उसके हिसाब से नियम बना रखे। अब अपन के सामने दो आकृतियां है तो अपन को दिमाग लगाना रहता है कि भाई जो एंगल है वो मैच हो रहा है या फिर मतलब लाइन मैच हो रही है। जैसे इस प्रकार हम सर्वांग समता अलग अलग नियम देखते हैं। कभी कभी दो भुजाएं मिल जाती है, कोण मिल जाते हैं, कभी कभी तीनों ही भुजाएं जो होती है इसमें क्या होती है, मिल जाती है। इसके अलावा इसमें त्रिभुज के कुछ गुण है, गुण के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं। सर्वांग समता बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चतुर्भुज वाले प्रश्नावली थोड़ी सी कठिन पड़ती है पर हम इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं ना। इसमें भी क्या होता है कि त्रिभुज का थोड़ा मटेरियल मिक्स हो जाता है, कि चतुर्भुज को जब हम हल करते हैं तो उसमें एक जो विकर्ण होता है ना, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्षेत्रफल निकालना होता है तो भी निकाल के एक का निकाल के जोड़ देते हैं। इस तरीके के फॉर्मूले हम क्या करते हैं इसमें अपनाते हैं और आराम से निकाल। एक और दे रखा है इसमें चतुर्भुज में ही मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में कोई जानकारी? उसके पास बिंदु है, मध्य यानी मिडिल ना, बिंदु यानी पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में एक बिंदु, यानी कि तुमने देखा होगा चतुर्भुज त्रिभुज में भी बात करते हैं, एक सीधी अगर स्ट्रेट लाइन अपन खींचते हैं तो वो बिल्कुल नीचे वाली लाइन होती है, आधार जो होता है उसके सेंटर पॉइंट पे टच हो जाती है बिल्कुल, यानी कि उस लाइन को बराबर दो भागों में बांट देती है। त्रिभुज की केसेस में इसमें भी बिल्कुल ऐसी अगर कोई कंडीशन बनेगी तो हम उसको देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। फिर तुम्हारे लिए दे रखा है व्रत। व्रत में सबसे बड़ी चीज है जीवा। जीवा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जीवा क्या करती है बताओ? व्रत को दो भागों में बांटती है या फिर कोई स्पर्श करके निकलती है, क्या होता है बताओ? थोड़ा सा आइडिया होगा 8वीं के अनुसार। कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा इसमें? जीवा के बारे में बता सकता है? बिल्कुल सेंटर्ड में आती है ना, तो दो भागों में बराबर भागों में बांट देती है। फिर दे रखा है एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। वृत्त पर अलग अलग प्रकार से मतलब अपन वृत्त बनाते हैं, उसमें जो कोण होते हैं उनका मान निकलना है, उससे संबंधित जानकारी भी हमें पूछी जाती है। अब 10वीं प्रश्नावली थोड़ी सरल है, हेरोन का सूत्र, ये तो बहुत सरल है। इसमें क्षेत्रफल निकालना रहता है, एक फॉर्मूला है वो एस वाला है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी माइनस सी, ऐसा ही है। हाँ वो रूट वाला, तो उसकी मदद से हम बड़ी आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ यही फॉर्मूला है। जब प्रश्नावली पढ़ेंगे इसमें 2 पॉइंट है, बड़ी आसानी से हो जाएगी प्रश्नावली, बहुत आसान है। फिर प्रश्नावली नंबर 11, ये पहले 13वीं थी लेकिन अब 11वीं हो गई है। हाँ अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अपनी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। अगर रीडिंग हमें बड़ी बड़ी दी जाती है ना तो कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी, क्षेत्रफल निकालते हैं या फिर आयतन निकालते हैं तो। बाकी इसमें फॉर्मूला तो हम याद रख लेते हैं, समझे, फॉर्मूला याद हो जाता है, सिर्फ दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। हमारे साथ भी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि यार कितना आ रहा है तुम बताओ,
वो क्या होता है कि अधिकांश बच्चों का उत्तर आता है, उसी को वैलिड माना जाता है। ऐसे ही ना, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसने जल्दी आंसर निकाल दिया तो उसका काम हो जाएगा, और जल्दी निकाला है लेकिन सही निकालना है। समझ गए? फिर अगला है सांख्यिकी। इसमें आंकड़ों का अभिलेखी निरूपण दे रखा है, जैसे ग्राफ से रिलेटेड है ना, मतलब विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का हम संकलन करते हैं। संकलन करने के बाद उनको किस प्रकार से दिखाना है, शो करना है। जैसे हम भी अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला याद करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है उसको हल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें परिमेय संख्या कैसे पढ़ा दी और परिमेय संख्या निकालना सिखा दिया, फिर तुम क्या करोगे, कितने ही सवाल दो कर लोगे, ये तो गणित है, ऐसे तो समझना है। बस इस प्रकार तुम्हारी 12 प्रश्नावली है, एक परिशिष्ट है, लेकिन ये शायद काम का नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, परिशिष्ट अपने काम का नहीं है। तो यहाँ पे 12 प्रश्नावलियां तुम्हारे है, तो हम आराम से पढ़ेंगे अच्छे से, यानी कि प्रश्नावली एक जैसे हमने ली है तो उसकी सारी बीमारी एक बार दूर कर देंगे। कोशिश करेंगे कि उसके सारे डाउट अपन क्लियर कर ले, ताकि क्या है कि जब दूसरी बार रिवीजन करें ना, तब वो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए। अभी हम उनको ऐसे देख जल्दी जल्दी करेंगे, गलतियां रह जाएगी तो क्या होगा, लास्ट में तुम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अपन क्या है कि प्रॉपरली सही तरीके से बिल्कुल इन प्रश्नावली को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और बीच बीच में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, जैसे कभी क्लास ले ली, कभी इंग्लिश की ले ली, इंग्लिश से बोर हो रहे हो तो मैथ्स में स्विच कर जाएंगे। 3 सब्जेक्ट इसीलिए रखिए कि बोरियत फील नहीं हो। बाकी तुमने देखा होगा बच्चे एक ही कोचिंग, मैथ्स की कोचिंग बजा रहा है, रोज मैथ्स भले ही चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो अरुचि हो जाती है। अपना मटेरियल इस प्रकार का एक अरुचि नहीं होती ना, मतलब क्या कि चल जाता है, कभी कभी बोरियत फील हो रही है तो वो नहीं होगी ना। जैसे कि अपने राकेश मजे कराता है नहीं कराता है? मजा ही मजा है। अब कुछ तुम्हारी और कुछ मेरी बात करें? नहीं, ये तो हमने बात कर ली किताब की, और हर मार साहब इसी बात कर ली। अपन क्या स्पेशल करेंगे, पढ़ने की टेक्निक प्लानिंग क्या रखेंगे। वैसे तो मैंने तुम्हारे सामने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन आज डिटेल में देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं यशमीत से पूछूंगा, मैथ्स में पढ़ने के लिए, बेस्ट स्कोर करने के लिए क्या टेक्निक यूज कर सकते, अच्छे नंबर लाने के लिए बता। मैथ्स में अच्छे नंबर लाने तो क्या कर सकता है, 100 में से 100 लाने क्या करेगा? हाँ, इसमें से एक आया है। तो उस 2 के सफर को आगे ले जाना है। हाँ, 10 में से पाव आया है, 10 में उसको क्या है कि थोड़ा सा अपग्रेड करना है। सबसे पहला, हाँ 0 आया ना, गणित में ऐसे ही होता है, बच्चों के 0 आया, आधा आया। विज्ञान में 20 जगह 0 आया। विज्ञान तुम्हारे तो नहीं आया तो कोई दिक्कत। चलो अब मेरी बात सुनो, एक बार 1 का नंबर ले आऊंगा, तुम तुम्हारा आइडिया मेरे को दो, फिर मेरे पास आइडिया है वो मैं तुम्हारे सामने इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है? नहीं तो मतलब मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता है बताओ, क्या टेक्निक यूज करेगा? अच्छा, फॉर्मूला याद करेगा और क्विकली बता दे, जल्दी जल्दी। एक ही तरीका है, फॉर्मूला याद कर लेगा, उससे सवाल कॉल करेगा। तू क्या आइडिया लगाएगी? 100 में से 100 स्कोर करना है, क्या करेगी? लेसन को कंप्लीट पढ़ेगी, फिर उदाहरण दे, पार्ट पढ़ने के बाद उसमें से क्या करेगी, एग्जाम्पल देखेगी, ठीक है, और सूत्र को याद कर लेगी, फिर सवाल करने लग जाएगी। उदाहरण नहीं देखेगी क्या? उदाहरण देखेगी। हाँ, तू क्या करेगा देखेगा? बहुत अच्छा, माइंड का उपयोग करेगा और सवालों को हल कर लेगा, ठीक है। राकेश क्या करेगा बताओ, तो क्या करेगा? सर जो अंडरलाइन कराते हैं पढ़ाते समय वो रिपीट करो। अब उदाहरण दो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर गणित में सुधार करना है तो मैं तुम्हें 7 चीजें बता रहा हूँ, नहीं 5 और 2 कितना होता है 7। अभी गणित और क्या चाहिए? देखो कुछ कमियां तुम में भी है, वो तुम दूर कर लो, कमियां मुझ में हो सकती है वो भी मैं दूर कर लूं, ठीक है? सबसे पहली बात,
स्कूल में पढ़ना पर्याप्त नहीं है गणित के लिए। सिर्फ स्कूल में मार साहब ने पढ़ा लिया, सवाल हल कर लिया, उससे अपन 100 में से 100 स्कोर नहीं कर सकते, 100 में से 2 भी स्कोर नहीं कर सकते। स्कूल में इस मार साहब से पढ़ रहा है तो 100 में से 2 भी स्कोर नहीं कर पाएगा, 100 तो दूर की बात। पहला रूल अपने सामने आता है कि भाई हमें घर पे भी थोड़ा बहुत मैथ्स को क्या करना है, पढ़ना है। दूसरी बात, आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है, मैथ्स की बुक को रीड करना है। बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट उनको सवाल फॉर्मूला पता लग जाता है, जीके लगाते हैं, करने लग जाते हैं। ये एक नया फॉर्मूला है कि अपन को क्या करना है, बुक को रीड करना है, ठीक है। और इसके लिए हमने बहुत इजी काम कर रखा है, बुक से मैं सारे नोट्स तुम्हें निकाल के दे देता हूँ, एज ए पीडीएफ उतार लेते हो, बस उनको सवाल जब भी करते हो प्रश्नावली की 5 मिनट में जल्दी से रिकॉल कर लो पूरी पीडीएफ, स्टार्ट करो काम। इस बार मैंने मैथ्स में टॉपिक वाइज तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ। जैसे परिमेय संख्या तुम पढ़ रहे हो, परिमेय संख्या की पीडीएफ भी पढ़नी है, लिख रखी है कॉपी में, उसको एक बार पढ़ लो, फिर परिमेय संख्या पढ़ो। आसान है ना, ये हमारे लिए बहुत मतलब हेल्पफुल साबित होगा। तीसरा बताऊं, समरी, सारांश। मैं बोलता हूँ ना कि पीडीएफ उतारने से पहले प्रश्नावली का सारांश तुम क्या करो, अपनी मतलब जो कॉपी है तुम्हारी फेयर कॉपी, उसमें लिख लो। ये तुम्हें सेल्फ करना रहता है, यानी कोई भी प्रश्नावली स्टार्ट करे तुम्हें पहले सारांश लिखना है, सारांश लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, अपनी जो पीडीएफ है उसको क्या कर लेना है, उतार लेना है। एक और चीज है, हमें समरी बनानी आनी चाहिए, है ना। समरी सारांश एक ही होता है, उससे दिक्कत मत ले, नहीं अलग अलग मत समझे। समरी यानी सारांश ही होता है, और सारांश तुम आराम से किताब से उतार लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला है पॉजिटिविटी। तुम रोज बोलते हो, मैं देख रहा हूँ 7-8 दिन से, सर गणित नहीं आ रहा, सर गणित नहीं आ रहा। अब आज के बाद बोलना है सर गणित आती है। अपने दिमाग को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना है, ठीक है। पहले तुम ये बोलते थे गणित नहीं आती है, आज से ये नियम बना लो, सर मेरे को गणित आती है, मैं कोशिश करता हूँ हल कर। बना लोगे नियम कि नहीं? इसे बोलना है सर मेरे को गणित आती है। हाँ, कहने से क्या नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो कहना है, ठीक है। क्यों कहा है हमें आते नहीं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज से एक नया नियम बना लो, मेरे को गणित आती है, और अपनी कोशिश जारी रखनी है, सीखने की कोशिश जारी रखनी है हमेशा। फिर अगला है प्रैक्टिस विद एग्जाम। अपन को कोई दिक्कत आ रही है तो एग्जाम प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। पर पहले एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल को कैसे कर रखा है, फिर क्या करो, मतलब जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे परिमेय संख्या का तुम्हें सवाल नहीं आ रहा है तो पहले तुम परिमेय संख्या वाला उदाहरण देख लो, उसने कैसे कर रखा है, फिर क्या करो, सोल्व करो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती तो मैं बताऊँ यहाँ पे, लेकिन घर पे पढ़ोगे तो वहां पे तो मैं नहीं आऊंगा ना, वहां पे तुम्हें यही टेक्निक लगानी पड़ेगी। सही बात है, क्या बताया अभी लास्ट मैंने, लास्ट पॉइंट, यस, एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई सवाल हमें नहीं आ रहा है तो उससे जुड़ा एग्जाम्पल देखो, और देखो उसने कैसे हल किया है। फिर अगला बिंदु है, अपनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो अपन को बार बार प्रयास करना है। अगर सवाल हो नहीं रहा है तो ऐसे नहीं छोड़ के भग जाए, कि भगेंगे तो थोड़ी देर बाद वही सवाल अपन को वापस परेशान, फर्स्ट टेस्ट में परेशान करेगा, फर्स्ट में उसको किस प्रकार के एन के एन प्रकार ने भगा देंगे, सेकंड में करेगा, सेकंड में भगा देंगे तो अर्धवार्षिक में करेगा, अर्धवार्षिक में मतलब भगा दोगे तो फिर कहाँ करेगा, वार्षिक में। तो अपन पढ़ने का फॉर्मूला अपना कुछ ऐसे ही है कि एक बार प्रॉब्लम अपने खत्म हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने देख लो 7 प्रश्नावली पढ़ ली और उनको इस प्रकार से पढ़ा है कि भाई कोई सा क्वेश्चन पूछ ले हम कर लेंगे, तो 50% तो वैसे ही बन रहे हैं अपने मैथ्स में, क्योंकि उन 7 प्रश्नावलियों में से जो भी क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 12 ही पढ़ा दूं, तुम आधा अधूरा सीखो और नंबर अच्छे लाओ नहीं, 3-4 नंबर लाओ तो फिर वो तो गलत बात है ना। तो जितना अपन एडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, उतने ही पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे काम आना चाहिए। इसी बात, जैसे कल रूट 2 वाला बताया, तुम्हारा रूट 2 वाला था तो तुम्हें प्रॉपर लिखना है, मार साहब नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो बात अलग है, वो सारा डिस्कस करेंगे अपन। तो अभी मैंने ये 7 बातें बताई है, हाँ सुन लो, अभी जो मैंने 7 बातें बताई है उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। हाँ, एक 6 ही बताई, एक और बता देता हूँ, फॉर्मूले लिखने, एक फॉर्मूलों का कलेक्शन बनाना है, खुद को एक कलेक्शन बनाना है,
इसमें तुम्हें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको क्या करना है, लिखना है। स्कूल के जैसे ना तुम बच्चों कल फॉर्मूला शीट बना के लाओगे, नहीं। भैया फॉर्मूला क्या होते हैं? सूत्र। सूत्र जैसे सर्वसम्य का तुम्हारे बार बार काम आ रही है, तुम लिख लो। परिमेय संख्या निकालने की प्रक्रिया कहीं लिख लो। एक छोटी सी तुम क्या करो, जैसे फाइल के जैसे बना लो, जब भी पढ़ने बैठो, हाँ ये रहा फॉर्मूला, लिख के आराम से। जैसे तुम जब बनाओगे ना तब भी तुम्हें याद हो जाएगा। जब तुम फॉर्मूले बनाओगे ना, यानी कि जब तुम किताब से देखा जाए कहीं से निकाल के लिखोगे तब भी तुम्हें याद हो जाएंगे। ये एक बेस्ट तरीका है फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। अब हमारे पढ़ने का तरीका, यहाँ पर मैथ्स को किस तरीके बोल रहे थे कि ये कराओ वो कराओ, लेकिन इसने एग्जाम्पल वाला मिस कर दिया, रीडिंग वाला इसने बहुत सारे मिस कर दिए, एक ही बोला, ठीक है। कुछ और बोला, माइंड लगाऊंगा वो करूंगा। तो तुम सबका ध्यान में रखते हुए मैंने टोटल 7 टेक्निक रखी है या 7 स्टेप रखी है। 7 स्टेप में हम मैथ्स को पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे बाकी की सब्जेक्ट है ना, जो हमारी बाकी की सब्जेक्ट है उसमें भी हम ऐसी प्रिपरेशन करें। क्लियर बिल्कुल। सबसे पहला है रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें रीडिंग करवा दी जाएगी। रीडिंग यानी अपन किताब लेके बैठेंगे, उस किताब में से वो चीजें फाइंड आउट करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है उसमें हम समरी नोट्स में बोलता हूँ, जैसे अपन लेसन स्टार्ट करते हैं सारांश लिखना रहेगा। ये काम तुम्हें ऑटोमेटिकली कर लेना है। कोई सी भी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं सारांश लिख देना है। किताब से लिख सकते हो, नई किताब है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दे कॉपी में, मन में आ रहा है तो उसको लिख, लास्ट में डिस्कस कर। काम की चीज बता रहा हूँ, सुन लो। तीसरी है फॉर्मूला। फिर अपन क्या करेंगे, उस प्रश्नावली में से विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला ये है, इसमें फॉर्मूले का पूरा एनालिसिस करेंगे। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि है क्या। क्षेत्रफल याद करना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो इजी हमें पता लग जाता है। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसमें अपन को उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है। एस का मान पता ना, जैसे हीरोइन का सूत्र, एस का मान निकालना रहता है। बहुत से बच्चों को फॉर्मूला दे दिया जाता है और एस के मान के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो भी हमें निकालना सीखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले का एनालिसिस भी हम अलग से करेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, किताब वाले ने एग्जाम्पल को कैसे कर रखा है, क्या दिमाग लगा रहा है। अपन भी वैसे ही दिमाग लगा के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। फिर बार बार तुम घर पे प्रयास करना, अधिकतर एक सवाल यहाँ बताया तो 2 घर पे करने की ट्राई करना, से तुम्हारी और प्रैक्टिस बूस्ट होगी। धीरे 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 चीजों को तुम समझ पाओगे। और लास्ट में है रिवीजन। रिवीजन अपने 2 बार, एक बार तो अपन जो अर्धवार्षिक होगी अपना रिवीजन कर लेंगे उसमें दिसंबर में, और एक अपन फरवरी या मार्च में भी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने मेरी तरफ से तुम्हें सारी चीजें बता दी है। अब कुछ बेसिक चीजें आती है, इसके बारे में शायद मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया था, एक बार और कर लेते हैं। बेसिक चीजों में मैंने क्या बताया था बेटा, बेसिक चीजें मैंने बताई थी कि गणित पढ़ने से पहले इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए, दिमाग में क्या क्या चीजें फिट होनी चाहिए। यस, सबसे पहली बात है जोड़, बाकी गुणा भाग, और टेबल। टेबल कहाँ तक याद हो जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। और क्या बताया मैंने, सारांश लिखने, सारांश भी नहीं, वो तो अपन ने बताया भी मैंने। वर्ग संख्या बहुत अच्छा, और घन संख्या, और एक बार पहले वैसे बता दिया लेकिन थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सबसे पहली बात मैंने बोली थी टेबल याद होनी चाहिए। अपन लिख तो सकते हैं लेकिन याद नहीं, तो अब प्रैक्टिस करनी है कि याद होनी चाहिए, पावड़े याद होने चाहिए ताकि मौके पर हम उनका प्रयोग कर सके। दूसरी बात हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, बहुत जगह काम आता है, ठीक है। और तीसरा है क्यूब, घन। घन भी हमें 10 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर 25 तक याद होना चाहिए। फिर अगला है अपनी सामग्री सारी तैयार होनी चाहिए। एक इस बाइंडर को सब जने घुसे रहे, जरूरत है तो लाओ, मैंने पहले बोला सारे इक्विपमेंट रेडी रखो, बोला नहीं बोला है।
यानी कि जो भी इक्विपमेंट हमारे लिए जरूरी है वो लेके आओ। कब तक मांगते फिरेंगे, है ना, लंबे समय तक चलना है। तोड़ ही दिया होगा उसको। अरे वो कोई दिक्कत नहीं, मुंडा में बैठो और आपस में डिस्कशन नहीं बेटा, आपस में डिस्कशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, इसने बताया कि दिमाग चाहिए। एक प्रॉपर दिमाग अपना वर्क करेगा तो हम बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, सवालों को हल कर पाएंगे। क्या होता है कि जब हम गणित पढ़ने बैठते हैं तब दिमाग नहीं चलता है और हमारे पढ़ने का मन नहीं करता है। सही बात है ना, दिमाग चल रहा होता है तब सारा काम सही हो जाता है, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा होता है तब मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। और फिर बुक्स के बारे में भी अपन पूरा ओवरव्यू देख लेंगे। मैंने बता दिया बुक के बारे में। आज हमने पूरी टेक्स्ट भी डिस्कस कर ली है। अब तुम्हारे लिए आज का टास्क, ठीक है, ये टास्क जो है टेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है। कल हाँ, तो इसको तैयार भी कर लेना और याद भी कर लेना, ओरली भी पूछ सकते। चलो पहले मेरी बात, पहली बात है टेबल 1 से 30 तक तुम्हें रिटर्न फॉर्म में लिखनी है। 25 नहीं, पहले 25 फिर बाद में 25 तक हो जाएगी। 5 तक तुम टेस्ट के बाद लिख लेना, लेकिन 1 से 30 तक तुम्हें क्या करनी है, लिखनी है रिटर्न। 1 से 25 तक तुम्हें स्क्वायर भी लिखनी है। इजी है, बहुत आसान है। हाँ, तो और ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, प्रैक्टिस। जो ज्यादा प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, वो आगे बढ़ेगा, और जो अभ्यास नहीं करेगा वो बहुत ही पीछे रह जाएगा। लालू राम जैसा विषय में कम से 15 नाम तो टेबल से लिख दीजिए। हाँ सर। नहीं, मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। फिर है घन 10 तक, ये तो आसान है, 10 मिनट का काम है। 5 मिनट में तुम स्क्वायर लिख सकते हो और 5 मिनट में तुम घन लिख सकते हो। और फिर 5 एग्जाम्पल लिखने हैं जिसमें तुम्हें जोड़ बाकी गुणा भाग को दिखाना अक्सर मेरे को आता है, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे भी जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेते हैं। तो तुम्हें भी अपनी काबिलियत दिखाने अक्सर मैं भी जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता हूँ। 5 लिखने, 5 जोड़, 5 बाकी, 5 गुणा और 5। आप लिखा तो जो हम कर लेंगे। नहीं, तुम्हें आइडिया लगाना है, तुम्हें आइडिया लगाना है सारा। और एक लास्ट चीज जो तुम्हें करनी है, अपने खुद में क्या कमी है वो बतानी है, अपनी कॉपी में ही लिखना है। सर मेरे ये दिक्कत ज्यादा रहती है, मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, जब फॉर्मूले में मान रखता हूँ तब कहीं मिस्टेक हो जाती है। यानी कि जब मैथ्स में तुम क्वेश्चन करने बैठते हो तुम्हारी दिक्कत कहाँ आ जाती है, कहाँ पे तुम भटक जाते हो, या आंसर आते ही नहीं, कहीं घूम जाता है। तो उस प्रॉब्लम को तुम्हें डिफाइन करना है खुद की कॉपी में कि सर मेरे यहाँ दिक्कत है, ताकि हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारी क्वेरी की। तेरा कोई सवाल है इससे संबंधित, सीख लेंगे। यस, नहीं कंप्लीट है, ठीक।